A very warm good morning, everyone, children. So we had started with the chapter gravitation. ओके तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि न्यूटन ने कैसे अपने इस लॉ को दिया था और जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इस यूनिवर्स का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम लोग इस धरती पर, इस अर्थ पर होते नहीं। इतना जो अर्थ का 75% सरफेस वाटर से ढका हुआ है, सरफेस पर वाटर ही नहीं होता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एवरीथिंग इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. Now today we are going to start another topic of this chapter, that is called acceleration due to gravity. Children, so what we had studied that ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला था हमारा F इज इक्वल टू G(m1) m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है तो दोनों एक दूसरे को इसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। F इज इक्वल टू, अगर हम फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन 2 निकालते हैं और फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन 1 निकालते हैं, देन वी विल हैव द सेम फार्मूला। यही फार्मूला हमारा होगा। तो बच्चों, अब हम लोग दूसरा स्मॉल टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स अर्थ के कारण एक्सर्टेड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या ग्रेविटी आपका। तो ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना। नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, तो लेट्स जस्ट एक टर्म हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट से सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के कारण अर्थ की ओर गिरता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लाइक ये पीस ऑफ चॉक को हम ऊपर से गिरने देते हैं, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ओनली ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, देन दैट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ओनली ड्यू टू द gravity of earth, then that is called freely falling body. Suppose the engine of an aeroplane fails to work, तो उस समय जब एरोप्लेन अर्थ की ओर गिरने लगेगा तो उसको आप कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेकिन अगर एरोप्लेन लैंड कर रहा है नॉर्मली, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है किसी हाइट पर, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरने देते हैं नीचे की ओर, तो ये क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसको खींचती है। अब सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा, एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये चेंज होगा किस डायरेक्शन में? जिधर फोर्स लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप गिरने देते हो तो अर्थ उसको नीचे की ओर खींचती है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण जिधर अर्थ उसको खींचती है इसलिए वो उधर को ही गिरेगा। इसलिए क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होगा और उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा।
अब उसके वेलोसिटी में 1 सेकेंड में जितना चेंज हुआ उसको आप कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कीजिएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इसको देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या है। वैसे उसके पहले हम आपको एक एक्टिविटी करके दिखाना चाहेंगे और उस एक्टिविटी से ये आपके लिए क्लियर होगा और देखते हैं वो, और उस एक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो अगर हम, मेरे पास ये बुक है और ये पेपर है, इसका सरफेस एरिया कम है बुक के रेस्पेक्ट में, इसका बुक का मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। दोनों को अगर आप सेम हाइट से गिरने देते हो तो व्हाट यू एक्सपेक्ट? आप तो यही कहोगे ना कि बुक अर्थ के सरफेस पर पहले पहुंचेगा और ये पेपर बाद में पहुंचेगा, क्योंकि ये हल्का है, ये भारी है, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पर एक ही साथ बुक पहले पहुंचेगा और ये पेपर बाद में पहुंचेगा। तो बच्चों, होता क्या है, होना क्या चाहिए? अगर इस दोनों को हम ऐसी जगह पर एक ही हाइट से गिराएं जहाँ की हवा नहीं है, तो क्या देखोगे आप कि बोथ द थिंग्स विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ टुगेदर। दोनों एक ही साथ अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगा। तो कहिएगा ऐसा क्यों होता है कि हवा में ये बुक पहले पहुंचता है और ये बाद में पेपर, हल्का पेपर बाद में पहुंचेगा? तो जब हम आप हवा में के प्रेजेंस में इसको आप गिरने देते हो तो क्या होता है, हवा का रेसिस्टेंस एक्ट करता है इस पर। अब इसका मास ज़्यादा है, इसके सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया भी कम है, मास भी कम है, रिलेटिवली वी कैन से। तो क्या देखते हैं कि ये जो है दोनों को जब आप अलग अलग गिराओगे तो इस पर एयर का रेसिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करेगा, एयर इस पर कम एक्ट करेगा और ये पहले अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, अगर हवा नहीं है उस जगह पर, वैक्यूम है, तो हवा का रेसिस्टेंस दोनों पर नहीं काम करेगा और तब दोनों ही अर्थ के सरफेस पर साथ साथ पहुंचेगा। तो बच्चों, अगर हम इस पेपर को इस बुक पर रख दें और फिर दोनों को सेम हाइट से गिराएं तो क्या देखोगे कि दोनों साथ साथ नीचे अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है, क्योंकि इस पेपर को अलग से वो एयर के रेसिस्टेंस को झेलना नहीं पड़ता है और इस तरह से दोनों साथ साथ पहुंचता है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए गैलीलियो ने एक वो एक्सपेरिमेंट भी किया था। हाँ, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि वो पीसा के लीनिंग टावर से उन्होंने एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब लेके उसमें उसके एक एंड पर, लाइक कि ये सपोज हमारा ग्लास ट्यूब है, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब लेके उस ग्लास ट्यूब के एक एंड से उन्होंने एक फेदर और कॉइन को गिराया। ये ग्लास ट्यूब था, ठीक है, ये एंड इसका बंद है और इस एंड से उन्होंने एक कॉइन एंड एक फेदर को साथ साथ यहाँ से गिराया। तो क्या देखा कि जब उसमें हवा भरा था तो उन्होंने क्या देखा कि ये कॉइन पहले पहुंचता है दूसरे एंड पर, लेकिन फेदर बाद में पहुंचता है। तो उसके बाद फिर से उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब से उन्होंने हवा शक कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हवा शक कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉइन और फेदर को फिर से एक एंड से गिराया। ये एंड तो बंद होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हवा निकाला गया है तो बंद ही रहना है। तो इधर से जब दोनों को गिराया गया तो देखा गया कि दोनों ही अर्थ के सर पे, दोनों ही दूसरे एंड पर साथ साथ पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के प्रेजेंस के कारण हल्का चीज़ थोड़ा देर से पहुंचता है, लेकिन अगर हवा नहीं है
एयर का रेसिस्टेंस नहीं है, देन बोथ द थिंग्स विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ टुगेदर। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ठीक है, चलिए सो लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m is falling from some height. Let an object of mass m is falling from some height from the earth. Now, force exerted by the earth from Newton's second law of motion, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के लिए क्या, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो फोर्स exerted by the earth कैसे निकालिएगा, F इज इक्वल टू m a, where a is the acceleration in the body while it is falling towards the earth. With acceleration a, then force exerted by the earth F is equal to ma, यहाँ आप लिखिएगा from second law of मोशन। ठीक है, देन ये इसको आप इक्वेशन 1 कर देते हैं। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स exerted by the earth on the object is equal to, again F is equal to क्या लिखिएगा, G(m)m by r स्क्वायर। ये दोनों ही फोर्स क्या है, इसके कारण, अर्थ के कारण उस ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट हो रहा है। तो अब हम लोग ये दोनों फोर्स का वैल्यू भी सेम होगा। अब इस दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखिएगा, एम ए इज इक्वल टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इस स्मॉल m को कैंसिल कर दिया, वी आर लेफ्ट विथ a इज इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर। ओके, देन हम लोग का बचा कितना है, a इज इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर। अब ये तो a जो है एक्सेलरेशन है, वो लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था a के लिए, एक्सेलरेशन के लिए a, लेकिन अगर अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट में, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, तो a के जगह हम लोग g यूज करते हैं। तो g इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, Gm अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, g इज इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो बच्चों इस फॉर्मूला में भी आप देख रहे हो ना, कहीं ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो, भारी ऑब्जेक्ट हो। इफ दे आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम सेम हाइट, दे विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ टुगेदर। ओके, but due to air resistance it can happen that one of them who is lighter can reach the surface of earth little later, but होगा क्या, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। एंड यही कारण है
कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर सेम रहता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट मैसिव हो लेस मैसिव हो. Okay, children, I think you would have understood this one. This is very important topic of this chapter and nothing more is there in this chapter कि कौन important है और कौन less important है. दो तीन तो टॉपिक ही है इसमें. So we need to understand this one nicely और मुझे विश्वास है आप लोगों ने समझा भी होगा. अब मैं दूसरा शुरू करती हूँ. तो बच्चों दूसरा इसका छोटा सा टॉपिक शुरू करती हूँ. टॉपिक नहीं बट इसी पर बेस्ड फार्मूला बेस्ड वैल्यू हम लोग निकालेंगे. तो देखते हैं हम लोग निकाल के कि अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू कितना होता है. ओके, calculate value of G on the earth. Children, we know mass of earth ME 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of earth H 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. G का वैल्यू हमें पता है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला फॉर G क्या है आपका? G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. अब G का वैल्यू पुट कीजिए 6.67 इंटू 10 to the power -11. अर्थ का मास 6 इंटू 10 to the power 24 बाय अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर. सो बच्चों जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 6.67 ऐसे रहने दीजिए एंड 10 to the power -11 एंड 10 to the power 24. तो 10 to the power कितना बच गया? 30 इंटू 6 बाय 6.4 इंटू 6.4 इन और 10 टू द पावर 12 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं 10 टू द पावर -12. इसको आप सॉल्व करोगे तो 9.8 आएगा इसका वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यही जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर है. तो बाय दिस वे चिल्ड्रन वी कैन फाइंड the value of G anywhere on the surface of moon also, on the surface of earth also. जबकि हमको मून का मास दिया हुआ है तो मून के सरफेस पर निकाल सकते हैं, अर्थ के सरफेस पर निकाल सकते हैं. ओके, सो बाय दिस वे चिल्ड्रन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हो गया. उस पर एक अर्थ के सरफेस पर हम लोगों ने वैल्यू भी निकाला. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, आई थिंक कि समझ में आ गई होगी बात आपको. और बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. इट्स द रिवॉर्ड फॉर माई हार्ड वर्क. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी question, if you have any problem, you can ask me.